उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई परमिशन का पता नहीं। आज नहीं तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होनी चाहिए। ये किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि बैकडोर चैनल कोई चल रहा है और बुशरा बीबी के साथ भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैंने उसकी तरदीद की और बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कोalition गवर्नमेंट में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुल्क में कॉन्फ्रंटेशन की सियासत की जरूरत नहीं है, बल्कि कोलैबोरेशन की सियासत की जरूरत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज हम बात करेंगे पीटीआई से हुकूमती मुज़ाकरात के बारे में, जो कि इस वक्त हमें डेडलॉक का शिकार नजर आ रहे हैं। इन मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होते ही फरीकैन के रवैयों को अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि इस बातचीत का गालिबन कोई शायद मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे ये बातचीत, और या इसकी उम्मीद कम ही नजर आती थी। लेकिन अब मुतालबा करने वाली ये जो मुज़ाकरात का मुतालबा खुद पीटीआई की तरफ से ही किया गया था, उनकी तरफ से अपने मुतालबात को तहरीरी शक्ल देने में हमें हिचकिचाहट नजर आ रही है। अपने दौरे हुकूमत में आप सब जानते हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात के सिलसिले को एनआरओ करार देती थी, और आज नजर यह आता है कि क्या यही वजह जो रही, ये बयानिया जो उनका रहा, वही किसी सैर हासिल मुआहदे के रास्ते में रुकावट बन रहा है। पीटीआई के अपने वोटर सपोर्टर जो हैं वो हुकूमत के साथ बैठने को एनआरओ या पीटीआई की कमजोरी से तशबीह देते हैं, और इस बात की तस्दीक खुद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने की थी जब 2 जनवरी को मुज़ाकराती एक दौर हुआ था। उससे कबल वजीर आला से मीडिया ने सवालात पूछे थे, जिसमें उन्होंने बरमला एतराफ किया था कि जब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के साथ एक तस्वीर सामने आई थी तो हमारे कारकुनान के जज्बात मजरूह हुए थे और उनको तकलीफ पहुंची थी। तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि ये जो सोच पीटीआई के सपोर्टर के अंदर पाई जाती है, क्या वो वजह बन रही है। दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत की बात करें तो वो इस बात पर मुसर है, उनका इसरार है कि मुज़ाकरात का मामला तभी आगे बढ़ेगा जब पीटीआई अपने मुतालबात को तहरीरी शक्ल में सामने रखेगी। तो क्या वजह है पीटीआई अपने असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन, सिर्फ 2 मुतालबात हैं उनके जिसके ऊपर बात हो रही है, इसको तहरीरी शक्ल में पेश करने से हिचकिचा रही है। असद कैसर साहब ने इस पर बात की। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती इजलास के जो मिनट्स हैं उन्हीं को तहरीरी मुतालबा समझ लिया जाए, मगर हुकूमती कमेटी के तर्जुमान हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने इस मंतिक को मुस्तरद किया है और वो ये कहते हैं कि पीटीआई तहरीरी मुतालबात जो उनकी बात है उसको तहरीरी तौर पर ही सामने पेश करे। तहरीरी मुतालबात की बात से हमें कुछ पीछे नजर आती हुई पीटीआई नजर आती है, लेकिन हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका गौर ख़ौस और जो इजहार है वो बहुत बरमला है। हम आपको सुनवाते हैं कि एक बार फिर जिस ख्वाहिश का इजहार असद कैसर साहब ने भी किया था कि ऑन बोर्ड लिया जाए असल स्टेक होल्डर्स को, एक तो वो क्या कहते हैं इस हवाले से, फिर उनको हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या जवाब दिया, और साथ ही हम आपको सुनवाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की या उसको ऑन बोर्ड लेने की ख्वाहिश पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने क्या जवाब दिया। इसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स है, जो हुकूमती कमेटी है, उसके साथ बात करे, उनको इत्मीनान में दे। हमने उसको कहा कि हमने जो बातें की वो मैंने सोच चुके हैं उनके पास, या आप यूँ समझो कि हमारा रिटर्न है। ये भी उन्होंने कह दिया है कि जी अब तक जो गुफ्तगू हुई है वो मिनट हो चुकी है और हमारी तरफ से हम समझते हैं कि यही हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है। ऐसे नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान भी तो हमारी अफवाज है ना जी, वो भी तो हुकूमत का हिस्सा है ना जी। वो तो कमेटी बात करेगी ना उनसे, तो वो जहाँ उनकी जरूरत पड़ेगी तो जरूर उससे बात होगी। क्या वजह है तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड सामने ना रखने की। आज इमरान खान ने भी अडियाला में सहाफियों से गुफ्तगू की है। उन्होंने भी कहा एक तो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका फैसला आज भी मौखर हुआ, सुनाया जाना था, ये तारीख दी गई थी। इस हवाले से भी उन्होंने बात की और वो कहते हैं कि मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह एनआरओ नहीं लूंगा और अदालतों से अपने केसेस खत्म करवाऊंगा। क्या सोच है इस वक्त पीटीआई में, ये जानेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत की अहम इत्तेहादिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके साथ भी उनकी एक लफ्जी जंग जारी है। वजीर आजम की तरफ से मैरी टाइम अथॉरिटी की मंजूरी दी गई और मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया अभी तक, तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी नून लीग से सख्त नाला है। इख्तिलाफात अब इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि शाजिया मरी साहिबा ने उस दिन हुकूमत को दबे लफ्जों में धमकी दी थी कि नून लीग को एहसास नहीं है, मगर जिस दिन पीपल्स पार्टी ने उनसे हिमायत वापस ले ली तो विफाकी हुकूमत गिर जाएगी। इस पे आज की डेवलपमेंट आपको बताते हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब ने रद्द अमल दिया, वो कराची में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत जो होती है उसमें हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हम एक साथ हैं, इत्तेहादियों की एक साथ देने की एक दूसरे को जरूरत होती है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये जो इख्तलाफात हैं इसकी बढ़ेगी या मजीद बढ़ेंगे, दोनों इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए बैरिस्टर उमैर न्याई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब में ज्वाइन करें, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। उमैर न्याई साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी क्योंकि आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही बना हुआ है कि जब आपके दो मुतालिबात ऑन द रिकॉर्ड हैं
और जो मीटिंग्स जो हुई मुज़ाकराती उसके एलामिये में भी सामने आ चुके हैं कि आप लोग असीरान की रिहाई बानी PTI समेत इमरान खान समेत चाहते हैं और जुडिशल कमीशन चाहते हैं आप। क्या रुकावट है इनको तहरीरी तौर पर ये चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखने की अपने दस्तखत के साथ? अच्छा देखें, एक मुज़ाकराती अमल है ये, मतलब एक बड़ी यूनिक सी बात कर दी गई है कि इन राइटिंग दे, मतलब PTI कोई जॉब एप्लीकेशन जमा करा रही है या कोई CDA का टेंडर सीक कर रही है कि जिसके लिए पहले हमें प्री क्वालिफाई करेंगे डिमांड्स को देख के। बात है सिंपल सी कि एक डिमांड्स हैं जो इमरान खान साहब ने ही तय की, ये इस कमेटी ने तो नहीं रखी थी। इमरान खान साहब ने ही 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जो 7 में कन्वर्ट हो गई बाद में, और ये डिमांड्स है। और देखें ये डिमांड्स हैं बेसिकली आपका एक स्टार्ट, एक अच्छे स्टार्ट के लिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो मुल्क के मसाइल हैं वो खाली इन 2 डिमांड्स के इर्द गिर्द नहीं रिवॉल्व कर रहे। मुज़ाकरात आपकी तरफ से इन 2 डिमांड्स के अराउंड क्यों है? नहीं, मुज़ाकरात ये तो स्टार्ट है। मैं कहता हूँ कि अगर समझे आप हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि इनमें से कोई चीज़ नहीं दे सकती तो चीज़ तो वहीं रुक जाएगी। लेकिन उमर साहब, जब आप असीरान की रिहाई कहते हैं जिसमें कारकुनान भी शामिल हैं, तो हुकूमत को इस किस्म की बात तो कह सकती है कि आप एक लिस्ट हमारे सामने रखें, क्योंकि खुद खान साहब भी कहते हैं कि कानूनी केसेस तो कानूनी तौर पर खत्म कराऊंगा, तो जिसमें से कहाँ गुंजाइश बनती है कि उनके हवाले से कोई लचक दिखाई जाए? देखिए, हुकूमत को नहीं पता कि 26 नवंबर के वाक़े में कितने हमारे लोग गिरफ्तार किए हैं, 9 मई के अंदर कितने लोग आज तक अभी तक कैद हैं, मौजूद हैं। ये तो हुकूमत के पास सारा डाटा होता है जेलों के थ्रू। ये तो बात है कि एक चीज़ को ना चलाने वाली। देखिए, मुज़ाकरात जब भी होती है बात, एग्रीमेंट किसी चीज़ पे पहुंचता है तो फिर लिखा जाता है। ये खुद तजर्बाकार है। इन्होंने क्या पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा नहीं किया? जब मुआहदा कंक्लूड हो गया तो फिर अपनी शराइत लिखी ना, जो 25 पॉइंट एग्रीमेंट जो इस हुकूमत में बैठे हैं तब इन्होंने लिखा। क्या इन्होंने पहले से कहा कि जी पहले आप अपनी डिमांड्स हमें इन राइटिंग में भेजें, फिर हम देखेंगे, फिर करेंगे? इस तरह तो कहीं भी नहीं होता। लेकिन साहब, आप लोगों को ये चैलेंज दरपेश है जो कि एक राज नहीं है, बल्कि एवरीबडी नोस के कारकुनान जो आपके हैं वो भी आप लोगों को बहुत टफ टाइम देते हैं, जिनकी जो आपको सुननी भी पड़ती है बहुत से मौकों पे। तो अगर कोई तहरीरी तौर पे मुतालबा हो, उसमें लिखा हो कि बानी PTI की भी रिहाई की जाए और बाकी जो कैदी हैं उनकी भी रिहाई, तो आपके लिए एक मुश्किल हो जाएगी। वो NRO के जुमरे में आपका कारकुन देखेगा, आपकी कमजोरी समझेगा इसको। PTI की डिमांड है इमरान खान को रिलीज होना चाहिए। देखें, इमरान खान सियासी कैदी हैं। इमरान खान की तो अलकादिर में जमानत होगी। अलकादिर की जमानत होने के बाद, केस में जमानत होने के बाद किस कानून के तहत जेल में रखा? आपने फौरन न्यू टाउन के जो है ना एक FIR में गिरफ्तारी डाली, फिर लगा कि नहीं इसमें ज़मानत हो जाएगी तो 9 मई के केसेस में जो है ना गिरफ्तारी डाली। तो ये तो बेसिकली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस है। देखें, इस तरह देखें 520 दिन हो गए आज इमरान खान को। इमरान खान जेल काट रहा है और इमरान खान इसी प्रोसेस के तहत अपने बाकी मुकदमात फेस किए। साइफर में आपके सामने साइफर का क्या हशर नशर हुआ। आती हूँ 190 बिलियन पाउंड के फैसला जो मुखर है आज, उस पर भी हम बात करेंगे। सेनेटर सिंधु साहब, एक ग्रेसफुल एग्जिट भी तो होना चाहिए PTI के लिए। न्यायी साहब ये बात माने या ना माने, लेकिन PTI हमेशा से अपने दौरे हुकूमत में भी मुज़ाकरात या सियासतदानों के साथ बैठने को NRO करार देती थी, तो उनके यहाँ शायद इसकी इतनी गुंजाइश नहीं उनके कारकुन की नजर में। लेकिन आप लोग जो मुज़ाकरात में बातचीत हुई है उसी को एक तहरीरी शक्ल देखकर इनके मुतालबात समझ लें उनको। इनकी बात तो क्लियर है दोनों हवालों से, जो 2 मुतालबात है। जी बहुत शुक्रिया। एक तो मैं इतना आई एम VOP, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। मैं इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं इनकी बात को कर कह दूं कि ये तहरीरी मुज़ाकरात इनको समझ लिया जाए। नाइदर आई एम इन दैट कमेटी, नाइदर माई सेल्फ नॉर बैरिस्टर साहब। दोनों हम लॉयर्स हैं, लेकिन हम समझ इस बात को। असल में एक्चुअली सबसे ये शुरू में इन्होंने कहा था, बात तो इधर से आई थी पहले भी, कि ठीक है जी हम तहरीरी शक्ल देंगे इनको, हम आपको तहरीरी तौर पर देंगे। आप देख लें कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कितने टॉक शोज, आपके टॉक शो में भी ये बात हुई थी, मुझे याद है। तो फिर ये क्यों अडान TV पे? तो मुझे भी याद है। तो अगर आप पहले अगर नहीं करना था, वो कहते हैं कि अगर ये काम आप कर नहीं सकते तो फिर बात क्यों करते हो? पहले अगर उन्होंने कहा कि हम तहरीरी, और इसमें होगा क्या? कुछ भी इसमें नहीं इनका बिगड़ेगा, बल्कि इनका कुछ संवरेगा। अगर ये कहते हैं कि हमारे ये 2 मुतालबात हैं, वो बाद में देखा जाएगा गवर्नमेंट पूरे कर सकती है कि नहीं कर सकती। इनका आम कारकुन भी समझेगा कि उसकी बात है, और उन्होंने सीरियसली और संजीदगी के साथ इसको तहरीरी तौर पर दिया है। इसमें ऐसी किसी किस्म की कोई एविडेंस ये तो नहीं कि कोई एविडेंस इनके खिलाफ को इस्तेमाल हो जाएगी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और ये NRO की जगह बात है, NRO कौन दे रहा है, कौन मांग रहा है? कोई हम आइदर वी आर इन अ पोजीशन टू गिव देम NRO, सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरे नंबर पे मुकदमात बैरिस्टर साहब उससे ज्यादा समझते हैं, ज्यादा कॉम्पिटेंट है। समझते हैं कि ये जो मुकदमात हैं ये कोई 3 MPO के तहत तो नहीं है कि गवर्नमेंट एक ऑर्डर से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कहेगी कि सबको रहा कर दो तो रहा कर दिए जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। ये तो थ्रू उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिससे मुस्लिम लीग नून गुजरी या पीपल्स पार्टी हमारी जो जमात है वो गुजरी है। हम सब को कभी भी आज तक किसी ने नहीं कहा
बात असल में सिंपल ये है, वो नहीं, लेकिन सेनेटर साहब, ये इरफान सिद्दीकी साहब जो कहते हैं कि बात आगे तभी बढ़ेगी जब आप तहरीरी तौर पे लिख के दें, तो ये इससे मुतालिक मैं कह रही हूँ, और न्याय साहब भी कहते हैं कि जब हो जाते हैं मुज़ाकरात तो आखिर में एक एलामिया सामने आता है। इस वक्त इस मुतालबे की क्या वजह? चले ठीक है, मैं ये भी आपकी बात मान लेता हूँ बैरिस्टर साहब की, आप दोनों की, कि आखिर में एलामिया था, तो फिर पहले तय करने की जरूरत क्या थी? अगर पहले तय कर लिया तो फिर आप उस बात पे पूरा उतरे, इसमें क्या है? इसको संजीदगी से ले, मेरा अपना ही ईमान है मुज़ाकरात कामयाब होंगे, कुछ ना कुछ वे आउट निकलेगा इसमें से। हमेशा डायलॉग की टेबल पे बैठ के बात है। देखिए मिसाल जमहूरियत हुआ है तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने वहां पे बैठ के 6 मई को जो मुज़ाकरात हुए थे, उसमें बाद में इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, वहां का एक होटल था, वहां पे उसमें बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने भी लेक्चर्स भी किए, स्पीचेस भी की, लेकिन ये बात कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आई थिंक इट विल बी गुड फॉर देम, फॉर बानी पीटीआई और ये सारे के। चले, अब ये माजी में हुए मुज़ाकरात या मुआहिदों से इस सूरत हाल को हम नहीं रिलेट कर पा रहे, एक गैर संजीदगी दोनों तरफ से नजर आई। शर्मिला फारूकी साहबा, एक और इसरार है पीटीआई का कि एस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। सो इनके जो बयानात हैं उससे बज़ाहिर हमें ऐसा नजर आता है कि एक एतमाद का फुकदान है, या फिर ये समझते हैं कि आप लोगों के पास इतना इख्तियार नहीं कि आप लोगों के साथ बातचीत की जाए। तो आप समझती हैं कि कोई अहमियत है इन मुज़ाकरात की अगर एस्टेब्लिशमेंट एक फरीक ना हो इसमें, जो इनका इसरार है? जी बहुत शुक्रिया अफसा। देखिए बात यह है कि सियासी मुज़ाकरात में जो सियासी जमातों के दरमियान होती हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट का तो कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में मज़ीद घसीटना चाहते हैं और इन्वॉल्व रखना चाहते हैं, जो कि आइन में कहीं भी नहीं लिखा, तो फिर ये मैं समझती हूँ गैर आइनी बात है। पहले भी जब पीटीआई ये कहती रहती थी कि हमने बात करनी है तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, और एस्टैब्लिशमेंट कहती थी हमें नहीं करनी है, तो अगेन वो फिर एनआरओ चाह रहे थे, वो एक डील करना चाह रहे थे, क्योंकि सियासी जमातें सियासी जमातों से बात करती हैं, सियासी जमातें फौज से बात नहीं करती, वो भी पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर। अब बात ये है कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इन्होंने कहा कि जी हम पूछ के आएंगे अडियाला के अंदर और हम बताएंगे कि हमारी डिमांड्स क्या है। क्या इनको नहीं पता कि इनकी डिमांड्स क्या हैं? अब या क्या ये टाइम गेन कर रहे हैं, या अगेन देयर इज अ एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन विद इन द रैंक्स एंड फाइल? बिकॉज हमने माजी में भी देखा है 26 नवंबर को भी कि अजीब सी कंफ्यूजन थी, धरना देना है नहीं देना, कोई गाड़ी में भाग गया, कोई वहां रह गया, कुछ मर गए, कुछ पता नहीं क्या हुआ, दिस कंप्लीट कियोस। अभी जमात चला कौन रहा है? बीबी हलीमा चला रही हैं, बुशरा बीबी चला रही हैं, उमर अयूब चला रहे हैं, शाह महमूद चला रहे हैं, इमरान खान, कौन रहा है? बात किससे की जाए? अच्छा बड़ी मजे की बात है कि इनके जो मुज़ाकराती टीम में मेंबरान बैठते हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन बात करने के बाद जब फैसला होने की बारी आती है तो जब ये जाते हैं अडियाला तो वहां से बिल्कुल टोटल न हो जाती, यू टर्न हो जाता है। सो अगेन एवरीबडी इज वेरी स्केप्टिकल कि इस मुज़ाकराती कमेटी का नताइज होगा क्या, कोई खातिर ख्वाबी होगा या फिर वही बैठेंगे बातें करेंगे और हासिल वसूल कुछ नहीं, कौम का टाइम ज़ाया। इससे तो बेहतर ये होगा कि मुल्क में जो रियल इश्यूज हैं, पारा चिनार में बच्चे मर रहे हैं, मुल्क में बिजली की नरखें बढ़ती चली जा रही हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल की बातें, उसके ऊपर कोई कमेटी बैठ जाए, उसके ऊपर कोई खातिर खा कोई पेशरफ्त हो जाए, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, कुछ मामलात बेहतर हो जाएं, कि किसी किस्म की कोई मतलब देयर इज नो टेंजिबल थिंग गोइंग ऑन। जी ये न्याय साहब, ये तो बहुत से लोगों के जहन में है, इतने सीनियर पॉलिटिशियंस जब साथ बैठ रहे हैं फिर किसी और ही बात पे गौर कर लें अगर इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हर मौके पे एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र बीच में आया है, इस मुज़ाकरात से पहले भी टॉक शोज के अंदर भी आपकी जमात की तरफ से, तो क्या एक क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए पीटीआई को कि जब आप लोग अपने मुकाबिल फोर्स ही एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ समझते हैं, इन सियासतदानों की नीयत के ऊपर भी शक करते हैं कि आपसे कोई नतीजा खेज बात करेंगे या नहीं करेंगे, और अल्फाज हैं असल स्टेक होल्डर्स ताकतवर हल्के यानी एस्टेब्लिशमेंट, तो क्यों ना यही एक डिमांड रख दी जाती कि हम इनके साथ नहीं सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे। देखें 9 मई के वाक़े की जो अगर आप पूरी डायनेमिक्स देखें, DGISPR की 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं और 5 की 5 किस पे डायरेक्टेड हैं? 9 मई के वाक़यात पे और PTI पे डायरेक्टेड है, तो वो स्टेक होल्डर उसमें है कि नहीं है? ठीक है, अगर ये क्या 9 मई पे कोई फैसला उनके बगैर कर सकते हैं तो बता दें।
लेकिन कर सकते हैं नहीं, इस पे डिफाइन कर देना। शुरू में ही ये डिमांड, ये तो 9 मई के सेंस में इख्तियार में कुछ नहीं, इनके साथ बैठने ये नहीं बात कर रहा। देखें इख्तियार की बात, देखें ये इख्तियार लेके बैठे हैं, उस पर बाद में आ जाएंगे। देखिए जब लिमिटेड मैंडेट होता है आप कहीं ना कहीं से इख्तियार लेके बैठते हैं, आपकी इतनी आज़ादी नहीं होती। और पाकिस्तान में ये हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, ये हमें मानना पड़ेगा। बात नहीं है कि इनकी हुकूमत वहां से मैंडेट लेकर एस्टैब्लिशमेंट की इजाजत से मैंडेट लेके बैठी हुई, उन्होंने बिठा दिया, ये उनका फेस है, फेस बैठे हुए। बात है 9 मई का जो इशू है, अल्टीमेटली जाहिर बात है जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई अभी रिसेंटली आई, आपने सुना, ठीक है। अगर उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है, ये जाहिर बात है उनसे हट के पोजीशन तो नहीं ले सकते। अगर उस पर कमीशन बनना है, ये उन्हीं से पूछेंगे या ये इनसे बेसिक सेनेटर साहब से पूछ लें, ताहिर भाई क्या ये खुद उस पर फैसला कर सकते हैं? कमीशन की बात होगी, जाहिर बात है उनसे मुशावरत करेंगे, उससे बगैर तो नहीं हो सकता। बात है तो उस तरह से आप आर्मी नहीं कहना चाहते, आप एस्टैब्लिशमेंट कह लें कि आप लोगों ने तो बहुत से नए नाम मुतारिफ करवाए हैं। चले वो जिस तरह से करें, मगर बुनियादी तौर पे इस बारे में क्या ख्याल है? मैं जरूर जानना चाहूंगी। एक और मुतालबा जो किया जाता है, जिसमें एक एतमाद का जो फुकदान पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान डेवलप हुआ 9 मई के वाकयात के हवाले से, कि उसमें कम से कम एक इजहार किया जाए इस बात का कि गलत वाकयात हुए उस दिन। तो ऐसी कोई बात आप लोगों की तरफ से सामने आ सकती है ताकि आपका एक डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश हो जाए। पीटीआई ने या तो डिनाई किया हो कि 9 मई नहीं हुआ, 9 में हुआ है, मरे कार्ड डिफरेंट है। हम कहते हैं कि आप स्टार्ट उधर से करें जहां से खान साहब की अरेस्ट हुई। इमरान खान की अरेस्ट किस कंडीशन में हुई? देखें इमरान खान को रेंजर्स ने तो गिरफ्तार नहीं करना था, इमरान खान को कर रहे थे तोशाखाना के रेफरेंस में, तो गिरफ्तार किसको करना चाहिए था? नैब की आती या वो इस्लामाबाद पुलिस को लेते? तो किसने कहा कि इमरान खान को कॉलर से पकड़ के घसीट के लेके जाना है? ठीक है, उन चीज़ों की वाकयात की होनी चाहिए। वो सीसीटीवी फुटेज हाई कोर्ट की आज भी ऑन रिकॉर्ड है, वहाँ से चोरी होगी, किसने चुराई? फिर इतने बड़े वाकयात हो गए, GHQ से लेके कोर कमांडर हाउस तक, वहाँ सारी फुटेजेस गायब हो गई। ठीक है तोड़ फोड़ हुई, लोगों की फुटेजेस हैं, मगर किस वक्त सजाएं सुनाई वो, लेकिन खैर वो एक अलग डिबेट है, तफसीली डिबेट है, मिलिट्री ट्रायल होना सिविलियंस का। हम कह रहे हैं कि ओवरऑल इस इंसिडेंट की कराएं, देखें इसकी बेरिंग है, देखें हमारे ओवरऑल पॉलिटिकल प्रोसेस। आप एक जमात को जो है ना इंतशार का बस लेबल लगा के साइड पे कर दें, देखें इस तरह तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं छोड़े, आप कंडेम अनहर्ड कर रहे हैं। देखें मौका है, आपको पूरा टाइम मिला, देखें 1.5 साल से ज्यादा हो गया, आपने ट्रायल की क्या प्रोग्रेस है? ATC के एक ट्रायल में कन्विक्शन नहीं आई, जो मिलिट्री कोर्ट्स की आपने सजाएं तो सुना दी, मगर एक फैसला क्या आज हमारे सामने है जिसको हम कह सकें, जिसको पढ़ सकें? उसके क्या तफसील सामने आती है? क्यों नहीं आती भाई? फैसला तो आना चाहिए। फैसला साहब की तरफ चाहती हूँ। सेनेटर साहब, शिकवा जवाब शिकवा जितना भी पीटीआई का है, न्याय साहब की भी जो गुफ्तगू है वो तमाम इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक है। तो अब आप जब ये सवाल उठाते हैं कि फैसला आपके हाथ में नहीं होगा, जो भी इस मुज़ाकराती कमेटी में होगा, और आपसे मुराद है आपकी जमात के जो नुमाइंदगान वहां पर बैठे हैं या दीगर जमातों के, सो फिर क्या फायदा इन मुज़ाकरात का? अगेन मुझे वहीं पर बहस को लेकर आना पड़ेगा। सबसे पहले मैं शर्मिला फारूकी साहब की बात को कोरैबोरेट करूं, बड़ा वही मेंटली सपोर्ट करूंगा कि ये जो बार-बार एस्टैब्लिशमेंट की आर्मी की बात करते हैं, ये कॉन्ट्ररी टू कॉन्स्टिट्यूशन है, और बैरिस्टर साहब भी इस बात को मानेंगे। दूसरे नंबर पे सबसे जो खतरनाक होती है ना, जो बुत परस्ती से भी ज्यादा खतरनाक है, वो शख्सियत परस्ती होती है। ये अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इनके हिट विकेट हो चुके हैं, जो दोनों तरफ विकेट किसके खिलाफ खेलते हैं, दोनों तरफ खेलते हैं। तीसरे नंबर पे इन्होंने पहले भी रऊफ हसन जिनके हैं, इन्होंने जो बनाया था कि 3 रुकनी कमेटी कि हम एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। देखिए अब साहब, अब बैरिस्टर साहब भी जानते हैं, उस वक्त भी इनका 50% काम हो गया था, ये मान गए थे, वो नहीं मानते। हम तो नहीं उनको मजबूर कर सकते ना कि इनके साथ बैठे, जो चीज कॉन्ट्री टू कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा 9 मई की बात करते हैं, ठीक है वो फौज के इदारे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के इदारे हैं। बेसिकली फौज एक उसमें काम करती है, या फौज उसमें महाजों पे जाती है, आर्मी हमारी हिफाजत करती है, सबकी इनकी भी करती है, लेकिन वो पाकिस्तान के इदारे हैं जिसपे ये हमला और हुए 9 को, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरे नंबर पे अभी बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि कोई फैसला, भाई अगर आप फैसला नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं आई, तो आपके वकील ने किस लिहाज में उन फौजी अदालतों को मान भी लिया और रहम की अपीलों में भी चले गए और सारा कुछ माफी में भी चले गए? ये फिर आप क्यों चले गए उसमें? आप अगर इसका मतलब है कि फर्स्ट यू एडमिटेड दीस कोर्ट्स एंड एवरीथिंग, देन यू वेंट फॉर द मर्सी पिटीशंस एंड अदर थिंग्स। तो ये सीधी सीधी बात है आपकी। इनका जो मुज़ाकरात है वो जिस तरह राजा साहब फरमा रहे थे, राजा प्रोफेसर साहब, सबसे पहले शुरू तो करें किसी जगह से, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। मैं एक बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ रहा था कि उसे शायद किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे जमाने ने शायद बहुत सताया है। इनका प्रॉब्लम ये है, रिकॉर्ड इस किस्म का है, रेफरेंस टू अगर कॉन्टेक्स्ट है कि एतमाद की फिजा बड़ी कम है, लेकिन अब अगर एतमाद की फिजा बनी है, हमारे अलाइज है, मोहतरम राजा प्रोफेसर साहब है, हमारी पार्टी के लोग हैं, ये है, और इनके भी बहुत अच्छे लोग हैं। मिनिस्टर साहब आपके सामने बैठे हैं। साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, आपसे ही मैं ये भी पूछना, ये एतमाद की फिजा की अब आपने बात की है, जैसे आज
190 मिलियन पाउंड का फैसला 3 दफा गालिबन सुनाया जाने तारीख दी गई थी, लेकिन मौखिर हुआ। ये भी इन लोगों में शकूक व शुबात जन्म देता है और एक आम तबसरा किया जा रहा है कि क्या ये भी मुज़ाकराती प्रोसेस के साथ, तो ये चीजें एतमाद का फुकदान नहीं पैदा करती जब कानूनी प्रोसेस के ऊपर भी सवालिया निशान उठने लग जाए? अगर एक ऑनरेबल जज साहब रुखसत पे हैं तो मैं तो उनको मजबूर नहीं कर सकता, ना बैरिस्टर साहब मजबूर कर सकते हैं, ना शर्मिला बयान मजबूर कर सकते, ना आप कर सकते हैं फैसला सुनाई। ऐसी कुछ में कोई लॉ में ऐसी तो बात नहीं है कि अगर आपने इसी तारीख पे लाजमी फैसला सुनाना है, वो तो कोर्ट का मामला है ना, दैट इज सब जुडिस मैटर इन द कोर्ट। मैं तो उस पर डिस्कस भी नहीं कर सकता बेसिकली एज ए लॉयर। साहब, क्या आपकी क्या इसके हवाले से है? एक आम ख्याल तो ये है कि मुज़ाकरात के साथ शायद इसको जोड़ा जा रहा है, लेकिन अगेन अदालत को स्कैंडलाइज करने वाली ये बात होगी कि एक अदालती फैसला है, क्या उसका वाकई सियासी एक्टिविटी से ताल्लुक है? आप लोगों का इस पे क्या? इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि ये एक मुज़ाकरात से पहले एक तलवार मेरे सर पे लटकाना चाहते हैं। सुनाएं, फैसला सुनाएं। उन्होंने पहले भी फैसले 3 फेस किए हैं, चौथा भी आ जाएगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? बात है इमरान खान को कोई घबराहट नहीं। देखे 520 दिन से ज़ायद जेल काट ली है ना, तो आगे भी काट लेंगे। अगर कोई इस तरह की सज़ा इम्पोज होती है, आगे रेमेडी हाई कोर्ट में प्रोवाइडेड है, वो अवेल कर लेंगे। मगर बात ये देखें, आपका अदालती निज़ाम, आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। आप कहें कि हम नहीं मजबूर कर सकते, कोई तो इधर मजबूर कर सकता है अदालतों को। बात है आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा है ना, 6 जजेस ने, इन्फ्लुएंस की बात आई, क्या वो आज चीज प्रूव हुई है? आपकी लोअर जुडिशरी के जजेस ने उम्मीद की किरण आपको, मतलब एक दूसरी तरफ अगर सोचा जाए कि ये जो फैसला डिले हो रहा है, हो सकता है मुज़ाकराती अमल में अगर कुछ देखिए हम ऐसा कोई बेनिफिट चाहते ही नहीं ना। बात है अगर एनआरओ हो तो फिर आप जिस तरफ इशारा दे रही हैं ठीक है। बात है हमने आना ही, खान साहब ने एक क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि उन्होंने जो बाहर आना है वो थ्रू प्रोसेस ऑफ कोर्ट आना है, ना कोई वो डील के बदले आना है, ना किसी डील के बदले आना है, ना हमको बाहर जाने का रास्ता दे। आप सियासी केसेस कहते हैं न्यायी साहब, तो फिर उसके प्रोसेस प्रोसेस तो कोर्ट के थ्रू ही खत्म होगा। जो खुद ताहिर भाई भी यही बात कर रहे, देखें प्रोसेस तो कोर्ट के थ्रू ही खत्म होगा ना, इनके हाथ से निकल गया। ये सख्ती तो हो सकता है मुज़ाकरात के जरिए कम हो जाए। हुकूमत का उस वक्त तक कंट्रोल था जब तक जो है ना चालान नहीं फाइल होता। अब तो ट्रायल होके कंक्लूड हो गया, अब तो अदालत ने फैसला सुनाना है, उसमें ना ये कुछ कर सकते हैं, ठीक है अदालत ने। फिर आपका मुतालबा नंबर 1 असीरान की रिहाई, उसकी क्या है? उसकी देखें, वो देखें उसकी सिग्निफिकेंस है। होता क्या है, अब यास्मीन राशिद है, 1.5 साल से अंदर है, एक केस में बेल होती है, ये कोई और पर्चा निकाल के उसमें गिरफ्तारी डाल लेते हैं। हुकूमत क्या कर रही है? बुनियादी तौर पर ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन स्टॉप होनी। आज अगर किसी के खिलाफ 60 मुकदमात हैं, उसकी गिरफ्तारी आपने डाल ली है, तो 60 के 60 मुकदमों में गिरफ्तारी डालें, ताकि एक ही दफ़ा उसे पता हो कि मेरे अगेंस्ट 60 केसेज हैं, वो बेल अप्लाई करे, वो बेल आउट होगा, आ जाएगा। हुकूमत क्या करती है, नहीं पहले उसको मुल्तान फिराना है, मुल्तान से उसको डीजी खान ले जाएंगे, डीजी खान से क्वेटा ले जाएंगे, ताकि पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाएं। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और जिसकी तक कोई नहीं देख रहा। देखें आखिर ये लोग भी तो घरों वाले हैं ना। देखें यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर है कि नहीं है? अगर बाकी औरतों की जमानत हो सकती थी, क्या यास्मीन राशिद की नहीं हो सकती थी? सेनेटर एजाज चौधरी सिटिंग सेनेटर है, ताहिर भाई के कॉलीग हो गए, आज तक एक इजलास उन्हें अटेंड करने दिया। बाकियों का राइट तो था, बाकी आ जाते थे वोट भी कास्ट करने, ना आपने प्रेसिडेंशियल कोई वोट भी नहीं कास्ट करने दिया। मतलब इतनी सख्ती। हाँ, मैं लेकिन अब चले वो एक अलग डिबेट है कि आपके जो असीरान हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी सीनियर रहनुमा शामिल, और वो खुद शिकवा कर रहे हैं कि मुझसे भी कोई मुलाकात के लिए आया करे और पार्टी के मामला पे मशवरा मांगा करे। शर्मिला साहबा, इस पे आप एक कॉमेंट कीजिएगा। हम चाहते हैं कि ब्रेक के बाद आप तफसीली बात करें जो हुकूमती फैसला साजी के हवाले से आपके सवालिया निशान है। निज़ाम अदल के ऊपर जो सिस्टम के ऊपर जो सवालात पीटीआई इस वक्त उठा रही है, ये एक बाइसे परेशानी नहीं है आप सब लोगों के लिए? सियासी विक्टिमाइजेशन का एक जो तासुर है और वो मजबूत हो रहा है। देखिए जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक रियलिटी है और इस मुल्क में हर अदवार के अंदर रही है। क्या पीटीआई के दौर के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई? क्या हर सियासी रहनुमा जिसने इनके खिलाफ आवाज उठाई या इन पे तनकीद करने की जुर्रत भी किया, वो जेल में नहीं था? और फिर शाम में बैठ के इनके जो मुख्तलिफ शहबाज गिल टाइप जो नमूने इन्होंने रखे हुए थे, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्दीक नहीं करते थे, वो मीडिया ट्रायल शुरू नहीं होती थी। मतलब जितना इन्होंने लोगों की को जलील किया है और जितना इन लोगों ने अपने दौर के अंदर, कोई शख्स हो, सियासतदान हो, जर्नलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, जुडिशरी में कोई ऑनरेबल जजेस हो, किसी को इन्होंने माफ नहीं किया, किसी को इन्होंने माफ नहीं किया। आई एम नॉट सेइंग कि इनके साथ वही होना चाहिए, 2 wrongs do not make a right, लेकिन जब आप तोशा खाने से चीजें खरीदेंगे
और इनको फिर आगे बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो भाई केस तो बनेगा ना। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर डिक्लेयर नहीं करोगे तो सवाल जवाब तो होगा। आप आपसे सवाल भी ना करें क्योंकि आप दूध के धुले हुए हैं, आप कोई आसमानों से आए हुए, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम सब जवाबदेह होते हैं जी, हमें भी छोटी छोटी बातों पे नोटिस आ जाते हैं जी, ये बताएं वो बताएं, हम बताते हैं, हमारा काम है। दिस इज एज पर द रूल्स। अब आप कहें कि नहीं जी 190 मिलियन का केस जो है बंद लिफाफे में काबीना से सबसे अप्रूव करवा लिया, उसमें जमीन आ गई जी, बुशरा बीबी उसमें डायरेक्टर बन गई। यार सवाल तो होंगे ना, तो आप सवालों के जवाब दें, आप अपना मुकदमा अदालत में लड़ें, ये तो कोई बात नहीं है। आपके जो लोग बंद हैं अदालतों में वो सियासी कैदी हैं, दूसरों के जो आप बंद करते थे वो जो थे वो आपने उनको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया था। ये नहीं होता जी। हमने लड़े मुकदमे, आप भी लड़े मुकदमे, हमें भी जमानतें नहीं मिलती थी। आपके तो दौर में तो नैब को ऐसे इस्तेमाल किया था जैसे कि पता नहीं कोई चोर डाकू इस मुल्क के अंदर है जी। अभी एक एनोनिमस कंप्लेन आती थी, घर से उठा के भी बच्चों के सामने उठा के ले जाते थे, 3-3 साल जमाना। हमारा जो स्पीकर थे सेनेट असेंबली के आगा सिराज दुरानी, 4 साल वो हाउस अरेस्ट के अंदर रहे, जेल कस्टडी से आते थे हाउस चलाने के लिए। ये भी एक दुनिया में एक नायाब चीज थी जो हमने देखी। तो ये इनके दौर में हुआ ना, तो अब ये क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? निजाम को सही करें, बेहतरी लाएं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी मेडन स्पीच में पार्लियामान में कहा था कि जब हम बात करते थे फॉर्म 47 और 45 के ऊपर तो आप हंसते थे हम पे। हमें तो 3-3 दिन गुजर जाते थे। अब आप बहुत से मौजूदात के मामलात पे हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं, जैसे एक इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस के हवाले से, तो क्या इसके ऊपर भी आपकी कोई जोर देंगे उसूली तौर पर कि नाइंसाफी ना हो पीटीआई के साथ? एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी दोनों जमातों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं। शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बड़े हैं कि शाजिया मरी साहिबा ने यहाँ तक कह दिया कि अगर इत्तेहाद पीपल्स पार्टी का नहीं होगा तो नून लीग की हुकूमत भी नहीं चल सकेगी। इस सिलसिले में आज एहसन इकबाल साहब ने नासिर शाह साहब से मुलाकात और एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सेनेटर सिंधु साहब, एक तो आप लोगों के ऊपर बड़ा इल्जाम गैर आईनी इकदाम है कि आप सीसीआई की मीटिंग नहीं बुला रहे। दूसरा, आपने मैरीटाइम अथॉरिटी का कयाम कर दिया और पीपल्स पार्टी से मुशावरत तक न की। तो जब आप अपने अहम तरीन इत्तेहादी को अपने साथ कायम नहीं रख पा रहे तो फिर आपकी हुकूमत की क्या जमानत है? एक तो अफसर मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। आपने फरमाया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात। मुस्लिम लीग नून के कोई इख्तलाफात नहीं है और ना ही पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी की जो तनकीद है मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब की, चेयरमैन साहब की, वो भी तनकीद बराए इस्लाह है और हम उसको खद्दा पेशानी से कबूल करते हैं। और मैं ज़ाती तौर पे एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि जो चीजें रिड्रेस होनी चाहिए उनको करना चाहिए और डेफिनेट करना चाहिए, ताकि ये हमारे बहुत इत्तेहादी है। बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इनके साथ मिलकर ही हमारी हुकूमत बनी है। इससे कोई भी इसमें पार्टी नहीं थी जो हुकूमत बना सकती थी। हमने तो, आपको याद होगा कि सबसे पहले पीटीआई को दावत दी थी कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी वो जरदारी साहब हमारी गोली की नशिस्त पे हैं और ये हम चोर डाकू हैं, और एमपीएम को पता नहीं उन्होंने क्या कहा। लेकिन इसकी बात बिल्कुल मतलब ये चीजें तीनों थी, किसी के पास पूरी अक्सरियत नहीं थी और अब भी ऐसी बात ही है। लेकिन सेनेटर साहब, आपके ये जो रिस्पांस है इससे या तो लगता है कि आप डिनाइल में हैं या फिर बहुत मुस्बत अंदाज में सोच रहे हैं पीपल्स पार्टी के बारे में। आज ही ARY की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि पीपल्स पार्टी क़यादत की तरफ से इन अपने रहनुमाओं को हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद की इजाजत दी गई है। इससे पहले पीपल्स पार्टी खुल के शहबाज हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद नहीं कर रही थी। नहीं देखिए अफसर, मैं हमेशा मेरा फैब्रिक ये है कि मैं पॉजिटिव चीज लेता हूँ चीजों को, और मैं यकीन कीजिए मैं कसम तो नहीं उठाऊंगा ना, मुझे इजाजत ही है, लेकिन ये बात दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि कोई भी गरीब मैसेज है, पार्टी है, हमारे इत्तेहादी है, बहुत बड़ी पार्टी है, उनको रिड्रेस होना चाहिए। और ताकि ये जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, वो कहते हैं कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहे, अगर कुछ मशवरे वहां ना होंगे तो मशवरे वहां होने चाहिए और पीपल्स पार्टी के साथ उनके जनरल कंसर्न से रिड्रेस करना चाहिए। लेकिन शर्मिला साहबा से शर्मिला साहबा, ये बात सिर्फ इस मैरीटाइम अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक है या क्योंकि पहले से बहुत से मामला थे जिसपे कभी खामोशी कभी गवर्नर पंजाब बोलते थे, तो ये मामला इससे ज्यादा है? इस वक्त क्या पोजीशन है? और आपकी जमात की तरफ से भी जब ये एक आखिरी नहज पे पहुंचने के बाद ये फैसला किया गया कि अब आप इनकी पॉलिसीज पे तनकीद करेंगे? देखिए जी, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स।
जो तरीक़ेकार और जो रवैया इनका ये है ना कि ये अपने इंतहाई अहम इत्तेहादी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनसे बगैर मशावरत के ये फैसले करते हैं। यूनिलैटरल फैसले नहीं होते जब आप एक इत्तेहादी जमात के साथ बैठे हैं जिसका आप वोट ले रहे हैं, बजट के अंदर ले रहे हैं, कानून साजी के अंदर ले रहे हैं। यू नीड टू टेक द पार्टीज इनटू कॉन्फिडेंस। जब आप कोलिशन चलाते हैं ना, यू नीड टू टेक योर कोलिशन पार्टीज इनटू कॉन्फिडेंस। आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, आपके पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है कि आप हुकूमत चला सकें। बात यह है कि हमारा एक तहरीरी मुआहदा इनसे हुआ था हुकूमत साजी से पहले। उस मुआहदे पे आज तक इन्होंने अमल दरामद नहीं किया 100%। वो मामला चला आ रहा है बजट साजी से पहले। बजट में भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ आते हैं कि आपने बजट मेकिंग में जो कि आपने तहरीरी मुआहदे में लिखा था कि आपने हमसे मशावरत के साथ लेकर आना है, वो आपने नहीं किया। कि ये सिलसिला चला आ रहा है, कमेटियां बैठती हैं, कुछ पेशरफ्त होती है, 2 स्टेप आगे जाते हैं, 1 स्टेप पीछे जाते हैं वाला। लेकिन बात ये है ना, मुसलसल अगर PMLN की हुकूमत इस तरीका का रवैया रखेगी और इस तरीके से फैसले करेगी तो मामला मजीद खराब हो सकते हैं। ये तो हमने एक अंदिया दिया है ना कि इदराक करो कि अब आप हमारे बगैर तो चल नहीं सकते हो। अब ये कह देना कि जी हल्की फुल्की मौसीकी, जी मौसीकी नहीं हो रही ना इस मुल्क में। इस मुल्क में हुकूमत चल रही है। ये फैसले हो रहे हैं लोगों के हवाले से, ये फैसले हो रहे हैं इस मुल्क की आवाम के हवाले से। ये मौसीकी की महफिल नहीं है, ये हुकूमत है। और हुकूमत को हुकूमत की तरह चलाएं, मौसीकी की महफिल की तरह ना चलाएं। सो लाइट टोन के अंदर आपने एक बात कह दी। अब यही एटीट्यूड है जो शायद इनको ले डूबेगा अगर ये अपना किबला दुरुस्त नहीं करते। दे हैव टू ट्रीट द इत्तेहादीज, द कोलिशन पार्टनर्स विद रिस्पेक्ट। जो तरीकेकार है, हमने भी कोलिशन गवर्नमेंट चलाई है जी, सिंध में भी चलाई, हमने सेंटर में भी चलाई। हम कानून लाने से पहले पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुलाते थे, बात करते थे, कंसेंसस डेवलप करते थे, फिर पार्लियामान में लेकर आते थे। ये तो उठा के कानून ले आते हैं, हमें पता ही नहीं होता। रातों रात सुबह हम पार्लियामान में जाते हैं, देखते हैं कानून है, फिर कहते हैं जी इस पे वोट करो। इस तरह नहीं होता वोट। दिस इज नॉट हाउ गवर्नमेंट। शबीरा साहब, जब 26th अमेंडमेंट के हवाले से भी यही इल्जाम लगता है कि खामोशी से लेकर आ रहे थे, लेकिन फिर आप ही की जमात ये काम भी करवाती है, उसका क्रेडिट भी लेती है कि हमने करवाया, तो फिर यहाँ पर आप लोगों को दोहरी पॉलिसी का इल्जाम लगता है आप पे। पीपल्स पार्टी ने इसे खामोशी से लाने नहीं दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे वो कमेटी बनी, वो कमेटी बैठी, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लीड ली, मौलाना साहब को राजी किया। मौलाना तो वाज़न्ट कमिंग ऑन बोर्ड। ये तो उनकी काविश है। हुकूमत से कौन कोशिश कर रहा था? पीपल्स पार्टी का तर्ज़े सियासत ये है कि हम कंसेंसस पॉलिटिक्स करते हैं। हम चाहते हैं कि एवरीबडी शुड टेक ओनरशिप। और यही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की कि अब उन्होंने कोशिश की लेकर आइए तो मौलाना के बगैर पास करवा लेते बिल। हमने कहा नो, एवरीबडी। और देखिए उस कमेटी में जब बैठे ना, बहुत सारी शिकें निकाली, तो 55 के करीब शिकें थी। इसमें से कितनी शिकें निकाली हैं? कुछ PTI के कहने पे, पीपल्स पार्टी के कहने पे। मैं इस बात को, क्योंकि 26वीं तरमीम एक आप लोगों के लिए मौजू है, एक तो इस पे भी आप ये कहिएगा न्याई साहब कि ये आपको हकीकी इख्तलाफात नजर आते हैं, खाल ये मेरी टाइम अथॉरिटी से मुतालिक हो, आगे मैं आपसे सोशल मीडिया के हवाले से जो इंटरनेट डिस्ट्रप्शन पे पीपल्स पार्टी बात कर रही है, या फिर ये एक गैर फितरी इत्तेहाद जिसको आप लोग कहते थे उसके नताइज हैं, इस हद तक आप उसको कैसे देखते हैं? जो इनके इत्तेहाद तो बहुत फितरी है। देखिए, लाइक माइंडेड इकट्ठे हुए, और इमरान खान साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और सारे एक ही थाली में इकट्ठे हो गए हैं। और बुनियादी तौर पे ये बंदर बांट की लड़ाई है। हो क्या रहा है कि वो कह रहे हैं हमें ज़्यादा हिस्सा दें, वो दूसरे वो कहते हैं नहीं हमने पंजाब में ही खर्च करा है। PSDP जो इन्होंने कमिट किया, इस तरह नहीं। देखें अब ये भुगत रहे हैं, ठीक है, मगर देखें इस वक्त पीपल्स पार्टी कोशिश क्या कर रही है कि जितना पॉलिटिकल फॉल आउट है उन तक ना जाए। वो हुकूमत में बैठे हैं मगर हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। मगर देखें अल्टीमेटली निज़ाम की बर्बादी के दोनों बराबर जिम्मेदार होंगे। आज जिस स्टेज पे मुल्क खड़ा है, देखें 30 माह से ज़्यादा हो गए, इमरान खान की हुकूमत नहीं है। आप हर चीज़ का इमरान खान को नहीं ब्लेम कर सकते। देखें इमरान खान मुल्क छोड़ के गया था 6% ग्रोथ पे, आज आप 1% पे भी नहीं पहुँचा सके। आज दिसंबर क्लोज हो रहा है, दिसंबर की क्लोजिंग में आपका ट्रेड डेफिसिट $12 बिलियन पे खड़ा है। जिस वक्त आप दूसरे अशारिये देते हैं, आप इन्फ्लेशन कह रहे हैं 4%, तो वो नीचे इन्फ्लेशन आई है, महंगाई नहीं कम हुई, शरह महंगाई कम हुई है। और उसमें देखें बैंक रेट आपका किधर खड़ा है, वो 13%। पार्टी कुछ चीजों में इदराक कर रही है कि बात हुकूमत अब उनको भी ना सिर्फ ऑन बोर्ड नहीं ले रही, बल्कि यहाँ पर जैसा कि वायलेशन भी हो रही है बेसिक इंटरनेट के हवाले से, जो राइट है अवाम का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उस हवाले से भी तो अब वो बात कर रहे हैं। ये कॉस्मेटिक बातें हैं। देखें इन्होंने उसके
लिए क्या किया, क्या वो डिसरप्शन कम करा लिए? आज आप बर्मा के साथ खड़े हुए इंटरनेट डिसरप्शन में, आपके हालात ये हैं। तो देखें, जिस वक्त आपका फोकस और हो, अपने ही आपने केसेस ख़त्म कराने हैं, अपने मामलात सीधे करने हैं, अपनी बस जागीरें एस्टैब्लिश करनी है कि जी सिंध में हमने रहना है, पंजाब में आपने रहना है, तो इस तरह नहीं चलेगा निज़ाम। आप जितने मर्जी मुआहदे कर लें कि जी हम जी साउथ के डिवीजन्स के आपको कमिश्नर्स दे देंगे, DPOs दे देंगे, इस तरह नहीं निज़ाम चलता। देखें, आपको होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। मुल्क चलाना है तो समझदारी से। अब एक सियासतदानों को मौका मिला है टेबल पे बैठने का, इस पे ब्रॉडर इश्यूज ले आए, नैरो सोच को छोड़ दें। पारा चनार हो, चाहे लेके इकोनॉमिक रिकवरी हो, टेररिज्म हो, सारे टॉपिक्स को उस टेबल पे ले आए। पॉलिटिकल फोर्सेस बैठी हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस में मैं समझता हूँ इतना एक्यूमेन है कि वो उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आप उसी मुज़ाकराती सिलसिले का कह रहे हैं जो आप लोगों के साथ जारी है, जिसकी पहली मीटिंग के अंदर आपके ज्यादातर मेंबरान गए ही नहीं थे, तो ये संजीदगी हमें आप लोगों की तरफ से भी गैर संजीदगी नजर आई। और ये 26 नवंबर के केसेस चलें, ठीक है, एक अलग बात है। एक ब्रेक की तरफ ये जाते हुए उमैर न्याई साहब हवाला दे रहे थे, पाकिस्तान इस दुनिया में पहले नंबर पर रहा साल 2024 में, जहां पर मौशी नुकसानात हुए इंटरनेट डिसरप्शन के हवाले से। $1.62 बिलियन का नुकसान साल 2024 में हुआ इंटरनेट की बंदिश और उसमें खलल की वजह से और सोशल मीडिया एप्स की बंदिश के हवाले से। और इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान उन ममालिक से भी पीछे रहा, ज्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान में जहां पर सिविल वॉर है, यानी सूडान और म्यांमार। तो ये नताइज निकले पाकिस्तान में जो छेड़खानी की गई इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ। शॉर्ट ब्रेक, इससे वापस आके मुस्लिम लीग नून से इसका जवाब हासिल करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पाकिस्तान में जो इंटरनेट की बंदिश रही और खलल रहा उसमें, उसकी वजह से बहुत बड़ा माशी नुकसान हमें हुआ है। सेनेटर सिंधु साहब, ये आप लोगों के लिए ये जो तजुर्बात इंटरनेट के साथ किए गए, ये सुबकी का सामान तो इन्होंने किया, मौशी हवालों से भी इसको बहुत नुकसान हुआ मुल्क को, तो अब आप लोग नहीं समझते कि इसके ऊपर आप लोगों को अपनी पोजीशन वाजे करने की जरूरत है? आपके नून लीग के जितने रहनुमाओं से हम सवाल पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस पे वजारत दाखिला से पूछा जाए। आज पीपल्स पार्टी की भी सख्त तनकीद एक इस हवाले से भी है। बिलावल साहब खुलकर ये कहते हैं कि आज़ादी इजहार को समझें, इससे घबराएं नहीं। तो आप नहीं समझते कि आप लोगों से ये गलत फैसला साजी हुई इंटरनेट के हवाले से? जी अफसा, एक तो मैं बिल्कुल आप ठीक कहती हैं कि जो आज़ादी इजहार राय है उसको आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ही की रूल के मुताबिक समझना चाहिए। दूसरे नंबर पे समटाइम कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी जागन सही हो। हमारे अलाइज कभी भी हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा इत्तेहाद जो है वो मतलब इसको किसी किस्म का कोई जद पहुंचे या नुकसान पहुंचे। समटाइम हो जाते हैं, लेकिन उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी उड़ान प्रोग्राम में कहा था और ये बहुत पहले से बेहतरीन, बहुत जल्द ये मसाइल हल हो जाएंगे। मैं आज चूंकि आपका प्रोग्राम आखिरी स्टेज पे, मैं एक बात को बड़ा अच्छा समझा हूँ आज, और हमेशा बैरिस्टर साहब ने बड़ी मुस्बत बात की है मेरे भाई ने, कि इसको नजीर साहब ने, कि इन सब बातों को उन्हीं मुज़ाकरात के साथ जोड़ा जाए। यही हम चाहते हैं कि सारी बातें मिलकर बैठ के करें और उसका सोल्यूशन निकाले ताकि मुल्क आगे बढ़े। मतलब इसमें यह तरीका कहा तो नहीं ना, तरजीद मैं कर लूंगा, मेरी बहन है शैला रजा साहब वो कर लेंगी, अमर साहब कर लेंगे, लेकिन उसका हल क्या होगा? कुछ भी नहीं। 1 घंटे के प्रोग्राम के बाद अपने अपने घरों में चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो बाकी जहाँ तक आपने फरमाया ये इंटरनेट की बंदिश का, डेफिनेट ये बात आपकी दुरुस्त है कि होता है और नुकसान हुआ भी है, लेकिन उम्मीद बड़ी हम कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये सारे नुकसान पे काबू पाया जाएगा और इस पे हल भी निकल आएगा डेफिनेटली। लेकिन आप लोग भी इस पे कोई निदामत का इजहार तो कर दें। सेनेटर साहब, पीटीआई से का मुतालबा किया जाता है कि माफी मांगी जाए, आप भी इस पे निदामत करें। $1.62 बिलियन का नुकसान होना, और वल्नरेबल कौन है? जो नौजवान है जिसके पास नौकरी पाकिस्तान की मार्केट में है नहीं, वो बेचारा ऑनलाइन काम करता था। मेरे ये निदामत करने पे किसी चीज का हल निकलता तो मैं आपके सामने जो आप कहती है हुक्म आपका, अगर मेरे सिर्फ करने पे ऐसी कोई बात है, देखना पड़ता है कि आपकी हुकूमत को कह रही थी। नहीं, बात ये चले, इसकी तावीलात पेश करने के बजाय इस पे वजाहत दे दी जाती। मैं शर्मिला साहबा की तरफ जाऊंगी। शर्मिला साहबा, जो बिलावल साहब इस हवाले से बात करते हैं, इस पे जी जो भी रिस्पांसिबल होगा जी शैला, ठीक है जी। मैं शैला साहबा की तरफ ये बात लेके जाऊंगी। शैला साहब, आप लोग इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब के बयानात का एक जवाब अज़मा बुखारी साहबा ने भी दिया था, उस पर मैं चाहूंगी आज आप रिस्पॉन्ड करें। वो कहती हैं कि बयानात देने से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता। बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं, फिर सब हंसी खुशी रहते हैं। ये जो एक आम तासुर है और खुद पंजाब हुकूमत की तरफ ऑफिशियली उनकी तर्जुमान की तरफ से आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आप लोगों के रद्द अमल को कमजोर नहीं कर देता इस हवाले से? देखिए, अब सा इशू ये है, फॉर्चुनेटली फॉर पीपल्स पार्टी इट्स नॉट अबाउट फंड्स और मिनिस्ट्रीज। अगर ऐसी बात होती तो बार बार
हमें ऑफर दी जाती है कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा बने, एंड इट्स वेरी टेम्पटिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि जी वजारतें मिल रही हैं, एक अच्छा बड़ा चंक वजारतों का और कैबिनेट में हिस्सा मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए दैट इज नॉट द एंड ऑल एंड बियॉन्ड। हमारे लिए आवाम की खिदमत जो है वो तरजीहात में शामिल है। हमारी कोशिश ये है कि जहां पर अच्छे काम होते हैं वहां पर हम हुकूमत को सपोर्ट करें, लेकिन जहां पर गैर आईनी काम हो रहे हैं, वो काम हो रहे हैं जिससे आवाम को बराह रास्त नुकसान पहुंच रहा है, वहां पर अपनी आवाज उठाएं। और यही हमने बजट के दौरान भी किया, यही हमने किया जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी। बुलडोज भी हो सकती थी वो आईनी तरमीम, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लीड ली। उसमें से बहुत सारी ऐसे खतरनाक शिकें थी जो शायद आ जाती तो शायद पता नहीं सब चीखपा होते, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के कहने पे और पीपल्स पार्टी की मुदाखलत के बाद वो शिकें निकाली गई। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि पंजाब में मामलात बेहतर हों। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो एक आईनी तकाजा है उसको पूरा किया जाए, जो कि नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए सूबों के मसाइल हैं, सूबों के इश्यूज हैं, उनके माबैन वो इस काउंसिल में उसका फैसला होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर साहब बुला ही नहीं रहे। ये तो कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जिसको शदीद वायलेट किया जा रहा है। हम तो इनको आईना दिखा रहे हैं, पैसों की तो बात ही नहीं, कितना पैसा दे देगी हमें फेडरल गवर्नमेंट। देखिए बात ये, और जो पैसा हमें मिलना है वो पैसा है जो सिंध का जायज हक है, जो वजीर आजम साहब ने वादे किए हैं सैलाब ज़दगान के घर बनाने के हवाले से, वो है जो NFC अवार्ड में हमें मिलने चाहिए। वो पैसे हैं जो सिंध का हक है, ये हमारी जेब में नहीं जा रहे, ये सिंध की आवाम के लिए जा रहे हैं। और इसी तरीके से हम आवाज उठाते हैं बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी, पंजाब के और KPK के लोगों के। चले, मैं न्याय साहब से इंटरनेट के हवाले से, ये उनकी जमात का भी एक बड़ा मुतालबा है, लेकिन न्याय साहब सवाल मेरा ये है कि बाकी चीजें तो आप समझते हैं अपने मकासद के लिए पीपल्स पार्टी कह रही है हर चीज में शामिल है, आपका ये इल्जाम है, लेकिन कम से कम ये आपको एक असूली इख्तलाफ लगता है जो इंटरनेट का और जो रद्द अमल आया नौजवानों का? देखिए नौजवानों का रद्द अमल तो आना ही आना है, हम ऑलरेडी बहुत पीछे बैठे हैं। देखें 2.5-3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री IT, ये मल्टीपल फोल्ड होनी चाहिए थी। 25-30 बिलियन डॉलर पाकिस्तान बड़े आराम से पोटेंशियल रीच कर सकता था। प्रॉब्लम क्या है, देखें IT मिनिस्ट्री का क्या काम है, वो रेगुलेट करे चलाए। इधर इंटीरियर मिनिस्ट्री खत लिख देती है कि जी VPN को इम्पोज करें, ये इलीगल है। वो किस कानून के तहत करती है? कोई कानून ज़ाब्ता है इस मुल्क में? क्या PTA के एक्ट में प्रोवाइडेड है कि VPN इलीगल है? उस पर यही कायमा कमेटियों में यही एतराज़ उठाया कि किस कानून के तहत आपने कहा है कि VPN बंद करे। उस पर अटॉर्नी जनरल से ओपिनियन सीखी, आज तक वो ओपिनियन नहीं आई। भाई बाकी सारे मामलात हो रहे हैं, इसको आप किस तरह से क्लैरिफाई? अब बुनियादी तौर पर जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है, जिन अफसरान ने ये लेटर लिखा है, ये सारा उनसे रिकवर करना चाहिए। ठीक है, जवाब तलबी तो इस मामले पर होनी चाहिए। बैरिस्टर उमैर न्याई साहब, शर्मिला फारूकी साहबा, सेंटर खलील ताहिर से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल थे। नाजरीन, आजकल जो दौर है इंटरनेट का, उस पर जितनी भी पाबंदियां लगाई जा सकें, जिसने अपने जिन ख्यालात का इजहार करना है वो तो करेगा, और पिछले 1.5-2 साल के अंदर भी हमने यही देखा। तो देखते हैं हुकूमत अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी करती है या नहीं। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।